हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बर्ड्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 जीएससी बी चैप्टर सोशल साइंस चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ राजपूत एज। राजपूत एज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सो Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a place. A thought arose in his mind: are such places still in existence? Who had constructed such places? Being curious, he went to his grandfather to get answers to this question and other similar questions. His grandfather told him a few things like what is discussed below. Now, Parimal is a boy who was watching a serial, a historical TV serial. बाय वॉचिंग, जब वो सीरियल्स देख रहा था परिमल, तो उसके जो माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए। तो वो क्वेश्चंस क्या थे कि क्या ऐसी प्लेसेस सच में होती हैं, और अगर होती भी हैं तो उन्हें बनाया किसने। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गया, यानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो उन सब चीज़ों को ढूंढने की जो इच्छा होती है वो उसके माइंड में आ गई। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके ग्रैंडफादर के पास गया वो, एंड ही आस्क्ड हिम। तो उसके ग्रैंडफादर ने उन्हें कुछ बताया। तो क्या बताया, लेट अस रीड। वो चीज़ें हमें नीचे डिस्कस करी गई है। तो सच प्लेसेस वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स इन एशियंट टाइम्स. वी केम अक्रॉस मैनी सच प्लेसेस, सम ऑफ विच आर इन ruins while others are in good conditions. ये जो प्लेसेस हैं ये सब किंग्स से, मतलब पुराने ज़माने के एंशियंट टाइम के जो किंग्स थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट की गई हैं ये सारी की सारी प्लेसेस। और हम लोग ऐसी बहुत सी प्लेसेस पे गए हुए हैं जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी और कुछ कुछ की बहुत सिर्फ निशानी बची हुई है। जैसे कि अच्छी कंडीशन की अगर हम बात करें तो ताजमहल, लाल किला, रेड फोर्ट, ये सब किसने बनाया है? शाहजहां ने बनाया है। ही वॉज एन एंशियंट किंग, पुराना राजा था ना। तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जो अभी उसकी सिर्फ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मतलब बहुत उसके खाली हम लोगों को ना कुछ पीसेस मिले हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें भी हुआ करती थी हमारे में, और कुछ बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हालत में है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट टाइम्स एंड द काइंड ऑफ वर्क डन इन अर्लियर एजेस। अब बच्चे, देयर इज़ डिफरेंस। अभी के ज़माने में जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही है अभी के ज़माने में, उसके और पुराने ज़माने में जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई थी वो उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है ना। अगर हम गुजरात स्टेट की बात करें तो ढोलावीरा इज़ एन हड़प्पन सिटी, हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ था वहाँ। तो हमें कुछ रुइंस मिले वहाँ पे कि हाँ यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन अकर हुआ था, करेक्ट। उसी तरीके से उस प्लानिंग में और अभी की जो टाउन प्लानिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है ना। फ्रॉम दिस डिफरेंसेस वी कैन मेक आउट द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड। अब इन्हीं डिफरेंस से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये किस पर्टिकुलर पीरियड में बनाया गया होगा। Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. To know about that era, let us know about the main Indian dynasties of that time. अब जो मॉन्यूमेंट्स राजपूत एज में कंस्ट्रक्ट किए गए थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो सब उस एरा के बारे में, राजपूत एरा के बारे में अगर हमें और जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हम वहाँ की मेन डायनेस्टीज यानी मेन रूलर्स देख लेते हैं। मेन कौन कौन सी कास्ट थी उसमें, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। After the death of Emperor Harshvardhan, who was Harshvardhan? We have discussed that in chapter number 1, Two Big States. After the death of Emperor Harshvardhan in the middle of 7th century, Christian era, CE is Christian era. This is Christian era. Many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasties. ना व्हाट हैपेंड, जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई तो बहुत सारे जो चीफ मिनिस्टर्स थे वहाँ के, उसके कोर्ट के जो मिनिस्टर्स थे और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो ज़मींदार थे, उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया, मतलब राजा बना लिया, और नई नई डायनेस्टीज़ खोजने लगे। अब यहाँ पे एक थिंक का क्वेश्चन है बच्चा। थिंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रेजेंट नेम्स ऑफ रीजन्स मार्क्ड ऑन द मैप इन विच किंगडम ऑफ राजपूत एज
in your city is situated. अब ये है, ये हमें इंडियन मैप दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ जगह मार्क की गई हैं. अब आप लोगों को वो जगह में देखना है कि आप कौन से सिटी में हो जो कि राजपूत एज से बिलोंग करती थी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिड यू नो, दिस डिड यू नो इज द मेन एज. मैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछती हूँ ना तो आई आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम दिस डिड यू नो. डिड यू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इससे तो रीड करना बिल्कुल ही मत भूलना, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना कि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, हम बोलते हैं हमने तो पूरी बुक पढ़ी थी फिर भी हमें क्यों नहीं आया. बिकॉज बच्चा सब लोग सब कुछ पढ़ लेते हो लेकिन डिड यू नो नहीं पढ़ते. बड़ी क्लासेस में भी यही होता है, 9th 10th 11th 12th कि डिड यू नो में से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं. इट इज़ सेड दैट राजा भोज suffered from brain tumor in his early age. In the early 10th century, he was operated on by two brothers from Ujjaini who sent him into a controlled coma using a medicine called Sammohini. They then opened his skull and removed his tumor. Raja Bhoj survived this surgery and lived a healthy life. राजा भोज जो है उन्हें ब्रेन ट्यूमर था जब उनकी उम्र बहुत छोटी थी एट दैट टाइम, बट उनके ब्रेन में एक ट्यूमर था. तो ये ट्यूमर एट दैट टाइम 10th सेंचुरी में, ये 21st सेंचुरी चल रही है. 11 सेंचुरीज अगो जब हम लोग हर्बल मेडिसिन यूज़ करते थे, एट दैट टाइम उनके ब्रेन में ट्यूमर था. एंड आवर इंडियंस वर दैट स्किल्ड मेंस कि उन्हें एक कंट्रोल्ड कोमा क्या होता है जिसमें आदमी जिंदा तो होता है लेकिन मरा हुआ होता है ना. सिर्फ उसकी सांसें चलती है लेकिन वो कुछ खा पी नहीं सकता है, वो किसी से बात नहीं कर सकता, बस वो पूरे दिन सोया ही रहता है, कोमा. तो एक कंट्रोल्ड कोमा में उन्हें भेजा गया बाय अ मेडिसिन कॉल्ड सम्मोहिनी. ऐसा होता है ना, डॉक्टर्स जब हमें कहीं पे लग जाती है, जब डॉक्टर्स हमें सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो दे गिव अ मेडिसिन जिससे वो जगह पे ना अगर वो कट लगा रहे तो हमें पता नहीं चलता है. वैसे ही उन्हें कंट्रोल्ड कोमा में भेजा गया था एक मेडिसिन जिसका नाम था सम्मोहिनी. और बाद में उनका जो स्कल है, मतलब उनका जो ब्रेन वाला पार्ट है वो खोला एंड उसमें से वो ट्यूमर निकाल दिया. एंड उसके बाद राजा भोज ने वो सर्जरी जो है एकदम सक्सेसफुल हुई और उन्होंने एक हेल्दी लाइफ जी विदाउट एनी डिजीज फ्री. नाउ द रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टी एंड सेन डायनेस्टी रूल्ड इन बिहार एंड बंगाल. द रूलर्स ऑफ द पाला डायनेस्टी हैड added Pala to their names and so their dynasty was known as Pala dynasty. Now students, Pala dynasty and सेन डायनेस्टी जो थी वो बिहार और बंगाल में रूल करते थे. जो पाला डायनेस्टी के रूलर्स थे उन्होंने अपने नाम के साथ पाला ऐड कर लिया था, इसीलिए उनकी जो डायनेस्टी थी, उनकी जो एम्पायर था जो उनका, वो पाला एम्पायर के नाम से जाना जाता है और था. नाउ मैनी राजपूत रूलर्स ऑफ द चौहान और चाहमन डायनेस्टी रूल्ड ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 7th and 8th century CE. Of them, one branch ruled over Shakambari at a place near Lake Sambhar, which is to the north of Ajmer, in the beginning of 8th century. Now, राजपूत के बहुत सारे रूलर्स थे. चौहान डायनेस्टी, चौहान या चाहमन हम उसे बोल सकते हैं, उस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने राजस्थान के बहुत से अलग अलग पार्ट्स में रूल किया 7th और 8th सेंचुरी के बीच में. और उनकी जो एक ब्रांच थी वो शकाम्बरी में रूल कर रही थी. शकाम्बरी एक जगह है जो कि संभार लेक के बाजू में है, उसके आजू बाजू में है. और ये जो संभार लेक है वो संभार लेक के नॉर्थ में अजमेर जो है वहाँ साइड का है. ये 8th सेंचुरी के बिगनिंग तक उन्होंने किया था. अजय राज ascended the throne of Shankabari in the 12th century. He established the city of Ajay Meru, which later come to be known as Ajmer. अब जब अजय राज को गद्दी मिल गई, राजा बन गया जब वो 12th सेंचुरी में, तो उसने इस सिटी का नाम रखा अजय मेरू. अब वो सिटी उस नाम से जानी जाती है जिसका नाम है अजमेर. हम अजमेर जानते हैं, तो वो अजमेर जो है
उसका पहले का नाम था अजय मेरू। ओके, आई होप सो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ द रूलर्स ऑफ द चौहान डायनेस्टी कैप्चर्ड दिल्ली, द कैपिटल ऑफ तोमर किंग्स, एंड एस्टेब्लिश्ड देयर सुपरमेसी। अब चौहान डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दिल्ली क्या था उस समय? उस समय दिल्ली जो था तोमर डायनेस्टी का कैपिटल था, और वहाँ पे उन्होंने अपनी सुपरमेसी यानी वहाँ पे अब वो लोग राज कर रहे थे। पृथ्वीराज III और राय पिथोरा वॉज ए पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। He is unparalleled in the history of India. Many stories and folk songs have been written about his bravery on the battlefield. अब पृथ्वीराज III वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर था चौहान डायनेस्टी का। उसकी ब्रेवरी जो उसने जहाँ पे बैटल फील्ड होती है यानी जहाँ पे जंग लड़ी जाती है जिस मैदान में, उसे बैटल फील्ड बोलते हैं। उस मैदान में लड़ते हुए उसकी बहुत सारे फोक सॉन्ग्स बने हुए हैं, बहुत सारी उसकी ब्रेवरी की, उसकी बहादुरी की स्टोरीज लिखी गई हैं। चांद बारदाई, अ फेमस पोएट, हैज़ रिटन अबाउट पृथ्वीराज चौहान्स वलवर in his epic Prithviraj Raso. We shall learn about the battle between Prithviraj Chauhan and Sahabuddin Muhammad Gori later. अब एक फेमस पोएट था जिनका नाम था चंद बरदाई। उन्होंने अपनी पृथ्वीराज चौहान के बारे में यानी वलर यानी उनकी ब्रेवरी के बारे में, उनकी एक बुक है, उनकी एक एपिक है, जैसे रामायण एंड महाभारत एक एपिक है यानी बहुत ग्रंथ हम उसे बोलते हैं ना, तो वैसा ही एक एपिक है उनकी जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। उसके अंदर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की ब्रेवरी के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है। अब हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या, पृथ्वीराज चौहान एंड सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बैटल के बीच का, वो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। नाउ द गोहिल्स और गुहिल्स ऑफ मेवाड़, who were later known as Shishodia Rajputs, hold a unique position in medieval history. गोहिल्स या गुहिल्स हम उन्हें बोलते हैं, जो कि मेवाड़ के थे। अब वो लोग बाद में शिशोदिया के नाम से, शिशोदिया राजपूत के नाम से एक जानने लगे थे लोग उनको। वो भी एक यूनिक पोजीशन यानी एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन हिस्ट्री में है उन लोगों की। इट इज़ सेड दैट बापा रावल एस्टेब्लिश्ड दिस डायनेस्टी। ऐसा माना जाता है कि बापा रावल जो थे उन्होंने ये डायनेस्टी जो थी फाउंड की थी, इस्टेब्लिशर थे। ड्यूरिंग द राजपूत एरा द छेदी डायनेस्टी रूल्ड ओवर जबालपुर विच इज़ टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, मध्य प्रदेश। अब छेदी डायनेस्टी जो थी वो जबालपुर विलेज में जो था वहाँ पे वो लोग रूल कर रहे थे, जो कि नर्मदा का साउथ में था। नर्मदा कहाँ से बहना स्टार्ट करती है? नॉट गुजरात, मध्य प्रदेश से वो स्टार्ट होती है। गुजरात में उसका एंड होता है, बट हर स्टार्टिंग इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। इट वॉज नोन एज छेदी डायनेस्टी ऑफ कालाचूरी विथ इट्स कैपिटल एट त्रिपुरी। नाउ छेदी डायनेस्टी जो थी वो कालाचूरी के नाम, इट वॉज नोन एज अ छेदी डायनेस्टी ऑफ कालाचूरी। कालाचूरी से नाम जो उनका था एरिया वो जाना जाता था, एंड उसका कैपिटल था त्रिपुरी। अब उसे हम लोग तेवार बुलाते हैं। कैपिटल था उनका त्रिपुरी और प्रेजेंट डे का नाम है उसका तेवार। इन द मेडिवल एरा इन गुजरात द राजपूत डायनेस्टी ऑफ चावड़ास followed by the Solankis ruled over अनिलवाड़ा पाटन। अब गुजरात में अगर बात करें उस समय की, तो गुजरात में चावड़ास और सोलांकी एरा चल रहा था उस समय, जो कि अनिलवाड़ा पाटन में रूल कर रहे थे। देयर वर मैनी वायलेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी अबाउट whom we will study later। ऐसे बहुत सारे रूलर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करने वाले हैं। ये तो बात हो गई हमारी नॉर्थ इंडियन रूलर्स की। अब हम बात करते हैं साउथ इंडियन में कौन कौन रूल कर रहा था। ड्यूरिंग द राजपूत एरा मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन साउथ इंडिया। आफ्टर द डिमाइज ऑफ पुलकेशी II, his vast empire
disintegrated into smaller states. The region of many rulers of Chalukya dynasty is noteworthy. Now, जब पुलकेशी टू का डेथ हो गया, डिमाइंस प्रिंस जब वो मर गया, तब उसका जो बड़ा सा एम्पायर था, पूरे साउथ इंडिया को रूल कर रहा था, तो उसका जो पूरा एम्पायर था वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, बिकॉज अब कोई परफेक्ट पावरफुल रूलर नहीं था. लेकिन उस समय चालुक्य डायनेस्टी के जो किंग्स थे, उनका जो एफर्ट्स था वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था. द किंगडम्स ऑफ द पालवा एंड द चोला डायनेस्टी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया. नरसिंह वर्मा was a strong ruler of Palwa dynasty. The emperors of this dynasty were lovers of art and literature. The Kailashnath temple of Kanchi is the best example of Palwa architecture. अब पालवा डायनेस्टी जो थी, जैसा कि मैंने आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि पुलकेशी टू वॉज द पालवा रूलर थे. तो ये जो डायनेस्टी थी उस समय पुलकेशी टू के डेथ के बाद कौन सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर बन गया था? दैट वॉज नरसिंह वर्मा. नरसिंह वर्मा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर थे पालवा डायनेस्टी के. और ये जो पालवा डायनेस्टी है, इसके जो रूलर्स थे वो आर्ट और लिटरेचर के ना लवर थे. बहुत ज़्यादा प्यार था उन्हें आर्ट्स से और लिटरेचर से. जो कैलाशनाथ टेम्पल है कांची में, वो पालवा आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एंड द बेस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है. ओके, नाउ लेट्स move on next page. The Chola dynasty also ruled in South India. Tanjore was their capital. The rulers of Chola dynasty attacked Ceylon and annexed many territories. अब चोला डायनेस्टी भी उस समय साउथ इंडिया में रूल कर रही थी और तंजौर उनका कैपिटल था. चोला डायनेस्टी ने अटैक किया साइलॉन पे और बहुत सारी एनेक्स्ड मतलब कैप्चर कर ली बहुत सारी टेरिटरीज. The Cholas had a powerful navy because of which they could attack countries even across the sea. अब चोला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों थे? बिकॉज उनके पास नेवी थी और उस नेवी के सहारे वो अगर सी के आजू बाजू जो कंट्रीज हैं उन पे भी वो लोग अटैक कर सकते थे. राजराजा वन adopted a very systematic way of administration in his state. He started with the measurement of the land and local self-government. राजा वन जो थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका निकाला और पहले उन्होंने लैंड मेजरमेंट से स्टार्ट किया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनवाई. अपार्ट फ्रॉम दैट, द राष्ट्रकूटा, चेरा एंड पंड्या डायनेस्टी also ruled in South India. So it is evident that many dynasties ruled at different places during the Rajput age. There were frequent battles between them to annex each other's area. Due to the internal conflict, there was no unity among them. Foreign invaders took the advantage of this. We will discuss the administration and culture during the Rajput era in the next unit. अब चोला, पालवा, इन दोनों डायनेस्टीज़ के अलावा भी कुछ डायनेस्टीज़ थी जो कि साउथ इंडिया में रूल कर रही थी, जैसे कि राष्ट्रकूटा, चेरा एंड पंड्या डायनेस्टीज़. लेकिन इन सब में बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी एक दूसरे की टेरिटरी को हथियाने की, एक दूसरे का राज्य लेने की. तो इस वजह से ना उन सब में यूनिटी नहीं थी. इसीलिए बाहर के जो लोग थे, मतलब इंग्लैंड से जो लोग आए, फिर अलग अलग कंट्रीज से जो लोग आए, उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना करके इंडिया को अपना गुलाम बना लिया था. दैट वाज द रीज़न बिहाइंड इंडिया वाज अ स्लेव ऑफ इंग्लैंड. इसीलिए सब लोग इंडिया पे रूल कर पा रहे थे. थिंग्स टू नो एज आई हैव टोल्ड यू, सो जस्ट रीड दिस. रूलर्स ऑफ राजपूत डायनेस्टी इन मेडिवल एज. उत्पला डायनेस्टी रूल्ड इन कश्मीर. सालामब, हरजा वर्मा, वनमाला वर्मा एक्सेट्रा रूल्ड इन कामरूप, आसाम. कामरूप फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ा था हमने. नागभट्ट वन, देवराज, मिहिर भोज, महेंद्र पाला एक्सेट्रा. अब पाला डायनेस्टी का अगर मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताऊं तो इनका नाम महेंद्र है, महेंद्रा, बट इन्होंने यहाँ पे पाला ऐड कर लिया, यानी कि महेंद्र पाला. ही इज अ पाला डायनेस्टी रूलर. वर द ग्रेट रूलर्स ऑफ पार्थिहारा. सहिया डायनेस्टी रूल्ड इन गांधार.
Chandela ruled in Bundelkhand. In the beginning, Tomar ruled in दैलाक दिल्ली. दैलाक दिल्ली भी बोला जाता था, दिल्ली को दैलाक बोला जाता था. ये जो रेफरेंस है ये यहाँ से लिया गया है. राष्ट्रकूटा रूल्ड साउथ इंडिया विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. राष्ट्रकूटा कम टू पावर. राष्ट्रकूटा मीन्स हेड ऑफ द स्टेट और एरिया. अब जब चालुक्य डायनेस्टी खत्म हो गई, मतलब जब वो गिरने लगी, तब राष्ट्रकूटा पावर में आ गई. भाई अब इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री. अब अगर मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अब आपकी क्लास में मॉनिटर आज एब्सेंट है एंड मैम बोले कि भाई मॉनिटर तो एब्सेंट है, तो किसी ना किसी को तो माइंड करनी पड़ेगी ना, क्लास को कंट्रोल करना पड़ेगा जब टीचर नहीं होंगी. तब मैम बोलती है कि क्लास रैंकर, या बोल देंगे कि भाई रोहन तुम आ जाओ. एंड रोहन की जिससे दुश्मनी है वो तो अच्छे से निकाल लेगा ना, क्योंकि मॉनिटर तो नहीं है और अब मैं मॉनिटर हूँ. तो मॉनिटर होने का वो फ़ायदा उठा करके भले वो बेचारा बच्चा कुछ ना करे, बट वो तो अपनी दुश्मनी निकाल ही लेगा ना, क्योंकि भैया आज मौका मिला है, कल ना मिलेगा. अगर हम लोग घर पे ही बात करें और अगर भाई की थोड़ी सी भी गलती आती है तो हम बहनें क्या करती हैं, मम्मी बोलो बोलो. अब आप नहीं बोलोगी कुछ भी, क्योंकि आप तो भाई से प्यार करती हो, मुझसे कहाँ प्यार करती हो. मतलब भले उस बेचारे की थोड़ी सी गलती हो, बट अब उसकी गलती तो आई ना, तो अब उसको डांट पड़नी चाहिए. जैसे ही वो गिरा तो वी कम इन पावर ना, वैसे ही यहाँ पे था. चालुक्य डायनेस्टी जब गिरने लगी तो राष्ट्रकूटा आ गए पावर में. राष्ट्रकूटा का मीनिंग क्या होता है बच्चा? राष्ट्रकूटा का मतलब होता है हेड ऑफ अ स्टेट और एरिया. हेड जो होता है स्टेट का, या तो फिर उस एरिया का जो हेड होता है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रकूटा. It is believed that the founder of the dynasty was an officer of that community and hence the dynasty was named after him. अब ऐसा बोला जाता है कि जो फाउंडर थे डायनेस्टी के वो एक ऑफिसर थे उस कम्युनिटी के, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम उनके बाद राष्ट्रकूटा रखा गया. Out of many rulers, Govind III was the most powerful king. In the 8th century, he established a powerful kingdom in the Deccan. अब बाकी सारे रूलर्स भी अच्छे थे, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था? मोस्ट पावरफुल रूलर वॉज गोविंद III. करेक्ट. उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम बनाया. नाउ द पंड्याज ऑल्सो रूल्ड ओवर साउथ इंडिया. द पंड्या डायनेस्टी इज बिलीव टू बी वेरी एंशियंट. जो पंड्या डायनेस्टी थी वो भी साउथ इंडिया में रूल कर रही थी, और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी डायनेस्टी, बहुत ही ज़्यादा सालों से रूल कर रही डायनेस्टी ऐसा बताया जाता है. मेगा सिंथेसिस. जब ऐसा कोई बड़ा वर्ड आता है तो जस्ट ब्रोक इट डाउन इनटू 2 to 3 वर्ड्स एंड देन रीड इट. द ग्रीक ट्रैवलर नोट्स दैट द फीमेल्स यूज्ड टू रूल इन दिस कम्युनिटी. पंड्या डायनेस्टी में सिर्फ मेल ही नहीं, फीमेल भी रूल करते थे. उसने ये नोट किया. द इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोक ऑल्सो कंटेन्स रेफरेंस टू द पंड्याज. द पंड्याज रूल इन प्रेजेंट डे मदुराई एंड थिरुनेवेली इन तमिलनाडु. अभी भी पंड्याज जो है वो रूल कर रहे हैं मदुराई और तिरुनेवेली में, तमिलनाडु का है ये. चेराज रूल्ड ओवर साउथ इंडिया. चेरा इज नोन नाउ नोन एज केरला. चेरा को अब हम बुलाते हैं केरला के नाम से, केरला. एंशियंट नाम था केरला का चेरा. इन एशियन टाइम केरला वॉज अ पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट. पहले तमिल का ही एक पार्ट था केरला. लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड. तमिल स्टेट से यानी तमिलनाडु से केरला, या फिर हम उसे मलयालम बोलने वाले जो लोग थे वो सेपरेट हो गए. के पालपुत्र राज्य इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका. अथनान II was the first strong ruler of this dynasty. इस डायनेस्टी का सबसे पहला स्ट्रॉन्ग रूलर था अथन II. चेरन सेतुनगवन वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. ये जो सेतुगवन है ये भी एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे चेरा डायनेस्टी के. अब ये थिंक वाले कुछ क्वेश्चंस है, सॉल्व इट बाय योर ओन. नेक्स्ट पेज. थिंग्स टू नो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट. डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया इन द मेडिवल पीरियड.
Chalukyas ruled Vatapi Badami. Rashtrakuta ruled Manaiketa. Hoysala ruled Dwar Samudra. Yadavs ruled Devgiri and Cholas ruled Tanjore. Pride of Rajput rulers. Rajput were very brave. Rajput rulers जो थे वो बहुत ही ज़्यादा brave थे. They felt proud to give up their lives for their country. आज भी अगर हम देखें ना स्टूडेंट्स, तो जो लोग हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, जो सोल्जर्स होते हैं, वो आज भी इस पैंडमिक में भी बिना अपनी फैमिली की चिंता किए, बिना अपनी ज़िंदगी की चिंता किए, वो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे लिए कि हाँ, हमारा देश जो है वो सेफ़ है ना. अगर हमारी जान जाती भी है तो भले जाए, बट हमारे देश के जो लोग हैं, हमारा जो देश है, हमारी जो भारत माता है, वो सेफ़ है ना. कितनी भी ठंड हो, कितनी भी धूप हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, दे विल बी स्टैंड स्ट्रेट. वो हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे फिर वो किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से लड़ना क्यों ना हो, पाकिस्तान से लड़ना हो. यू मस्ट हैव सीन द उरी. ये मूवी आप लोगों ने देखी होगी, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, जो कि हमें रियलाइज़ करवाती है कि एक दिन कभी ना कभी हमें भी ये रियलाइज़ होना चाहिए कि जो इंटरनल डिस्प्यूट्स है ना हमारे बीच में कंट्री में, वो हमें बंद करवाने चाहिए. एंड जब वो लोग बाहर खड़े होकर के दूसरी कंट्रीज से लड़ जाते हैं हमारी कंट्री को बचाने के लिए, तो हम हमारी कंट्री के अंदर रह करके ही उसके अंदर जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो नहीं रुकवा सकते. तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट. बट अभी हम लोग हमारे चैप्टर पे आते हैं. राजपूत जो रूलर्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि अगर हमें हमारे स्टेट के लिए, अगर हमें हमारी डायनेस्टी के लिए अगर हमें जान दे भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं, हम देने के लिए तैयार हैं. जस्ट लाइक दी सोल्जर्स. टू डाई बट नेवर फियर. मरना है तो मरो लेकिन डरो मत. जान जाए तो जाए लेकिन कभी डरना नहीं. टू प्रोटेक्ट दोज हु सीक रेफ्यूज. टू स्पीक द ट्रूथ एंड फाइट फॉर ट्रूथ वर द स्पेशल ट्रेट्स. अब उन्होंने एक शपथ ली थी कि हम हमेशा सच बोलेंगे, एंड सच के लिए अगर हमें लड़ना भी पड़े, अगर सच के लिए हमें हमारी जान भी गंवानी पड़े तो हम गंवा देंगे, लेकिन सच का ही साथ देंगे हमेशा. राजपूत वुमेन्स. राजपूतानी वर नोन फॉर देयर चेस्टी एंड फियरलेसनेस. राजपूत वुमेन्स जो थी वो उनके निडर होने की, उनकी जो ये स्किल थी फियरलेसनेस के बारे में, उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा जानी जाती हैं. दे सेंड देयर हस्बैंड, सन्स एंड ब्रदर टू द बैटल फील्ड विद अ स्माइलिंग फेस. They were so brave that if needed, they would fight on the battlefield. They preferred Johar to burn alive if their husbands were defeated or attended martyrdom in wars. The heroic stories of Rajput age are engraved in golden letters in the history of India. ये जो राजपूत वुमेन्स थी वो अपने हस्बैंड्स को, अपने भाई को, अपने बेटे को बैटल फील्ड में लड़ने के लिए भेज देती थी विद अ स्माइलिंग फेस. जब भी वो लोग लड़ाई के लिए जाते थे तब उन वुमेन्स का फेस हमेशा हंसता हुआ रहता था. ज़रा सी भी ना सैडनेस नहीं आती थी उनके फेस पे. एंड अगर वो लोग मर जाते हैं, उनके जो हस्बैंड्स, उनके जो ब्रदर्स, उनके जो बेटे हैं, वो अगर मर जाते हैं लड़ते लड़ते, और तो वो लोग ज्वार परफॉर्म कर देते हैं, यानी कि वो लोग जिंदा जल जाती है. आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें दीपिका पादुकोण एट लास्ट खुद को जला लेती है उसकी सारी दासियों के साथ. क्यों? क्योंकि वो जो राजा था वो मर चुका था. अगर उन्हें मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन किसी और राजा को अपने ऊपर रूल नहीं करने देंगे. एंड राजपूत के जो हीरोइक स्टोरीज़ हैं, मतलब जो इतनी ज़्यादा ब्रेवरी वाली स्टोरीज़ है ना, वो गोल्डन लेटर्स में हिस्ट्री में एनग्राव्ड की गई है. गोल्डन लेटर्स से राजपूत एरा लिखा गया है इंडियन हिस्ट्री में. तो दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंस्पिरेशनल चैप्टर फ्रेंड्स. एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे वीडियोस को इतने ज़्यादा लाइक्स किए. बट जल्दी जल्दी और लाइक्स करो और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लाओ, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर लाइव लेक्चर्स टू. बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.